गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं चल रही थी, जिसमें से हम मुख्य रूप से पिछली 2 क्लासों में 3 सभ्यताओं की चर्चा कर चुके थे। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता को, उसके बाद में हमने पढ़ा बैराट सभ्यता को या आहड़ सभ्यता को। तो इस प्रकार से हम 3 सभ्यताएं पढ़ चुके हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और बैराट सभ्यता। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गणेश्वर सभ्यता और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं की। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, जब भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो पर्टिकुलर सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो बताइए, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हम कहते हैं सीकर जिले में। सीकर जिले में एक स्थान पड़ता है नीम का थाना। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। दूसरी बात कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हम बताएंगे कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। जब मैंने आपको नदी तंत्र पढ़ाया था तब भी बताया था कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो कांतली नदी हम कहते हैं कि खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है, जो कि शेखावाटी की प्रमुख नदी है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखें। यहाँ तो हमें इतना ही पता होना चाहिए कि गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है और कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी बात कि गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसने करी थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज, गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की थी वो आर.सी. अग्रवाल ने की थी। आर.सी. अग्रवाल ने, आर.सी. अग्रवाल का मतलब होता है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। इसके उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन भी आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में ही किया गया था। गणेश्वर सभ्यता के बारे में 2 बातें आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। एक तो ये बात ध्यान रखें कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात इसके बारे में ये ध्यान रखें कि गणेश्वर सभ्यता को ही पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर। क्यों कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता में जितने भी तांबे की वस्तुएं मिली हैं उसमें 97% जो तांबा है वो शुद्ध मिला है। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर ताम्र वस्तु बनाने के बहुत सारे कारखाने मिले हैं। अतः गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गणेश्वर सभ्यताओं को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अब पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी गणेश्वर सभ्यता में यहाँ पर पाषाण काल से लेकर और ताम्र काल जब तक आया तब तक की सभी वस्तुओं, लगभग कुल मिलाकर बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यानी कि पाषाण काल से ताम्र काल तक की वस्तुएं प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहा गया? पुरातत्व का पुष्कर कहा गया। ये तो ही सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जानकारी क्या क्या मिलती है। जानकारी क्या क्या मिलती है? आप अगर इनको नोट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जानकारियों की। तो यहाँ से क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? सबसे पहली बात, यहाँ से मिलता है पत्थर का बांध। पत्थर का बांध। तो आपसे इसमें सीधा ही पूछा जाएगा कि पत्थर के बांध के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं, तो हम बताएंगे गणेश्वर सभ्यता में। ऐसा हो सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो
कांतली नदी में आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार का बांध बनाया होगा उन्होंने। अच्छा, पत्थर से निर्मित बांध यहाँ पर बनाया गया था। तो हमें तो यही पता होना चाहिए कि पत्थर से निर्मित बांध किस सभ्यता में मिला है, तो गणेश्वर सभ्यता में। दूसरी बात कि यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो भी किससे निर्मित मिले हैं, पत्थर से ही निर्मित मिले हैं। पत्थर से निर्मित मकान के अवशेष, निर्मित मकान के अवशेष, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि वहाँ पर तो क्या मिल रही थी, ईंटें मिल रही थी। कई जगह तो कच्ची ईंटें मिली हैं, कई जगह पर कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिली हैं, कई जगह पर अलंकृत ईंटें मिली हैं। लेकिन यहाँ पर ईंटों का अभाव पाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ईंटों के प्रमाण नहीं, यहाँ पर ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किसके प्रमाण मिले, यहाँ पत्थरों के प्रमाण मिले। पत्थर का ही बांध मिला है, पत्थर के ही मकान मिले, ठीक है। और क्या क्या मिला है पत्थर का, यहाँ पर पत्थर से निर्मित ही बाणागर मिले हैं, और एक बाणागर नहीं 400 से अधिक बाणागर मिले हैं। 400 से अधिक पत्थर से निर्मित बाणागर। बाणागर का मतलब तो समझते हो कि जो बाण होता है ना, बाण तीर, इसके आगे का भाग, बाण के आगे का भाग क्या कहलाता है, बाण अग्र कहलाता है, ठीक है। तो ये भी किससे निर्मित मिला है, पत्थर से निर्मित मिला है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इसका मतलब तो ये हुआ होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो मछली पालन भी करते होंगे और मछली को पकड़ते भी होंगे। अर्थात यहाँ पर मांसाहारी व्यक्तियों के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने का जो कांटा है वो इस बात का प्रमाण है कि ये जो व्यक्ति हैं ये मछली को पकड़ते होंगे और बाद में उनको खाते भी होंगे, ठीक है। तो मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ मिला है। इसके अलावा यहाँ पर ताम्र वस्तुएं बनाने के क्या भी मिले हैं, कारखाने भी मिले हैं, जो कि हमने पूर्व में चर्चा कर ली थी। कारखाने मिले हैं और ये बहुत सारे कारखाने मिले थे, एक नहीं मिला था। और जितने भी तांबे की वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं उनमें लगभग 97% जो तांबा है वो शुद्ध पाया गया है, और इसी वजह से ही इसे क्या कहा गया, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप इतनी बातें ध्यान रखें कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है और ये कांतली नदी के किनारे है। दूसरी बात, इसका खोज और इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी कहा जाता है और गणेश्वर सभ्यता को ही पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर पत्थर से निर्मित बांध मिला है, पत्थर से निर्मित मकान मिले हैं और पत्थर से ही निर्मित बाणागर मिला है, ठीक है। तो तीन तो चीज़ें पत्थर की हो गई, एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है और ताम्र की वस्तुएं बनाने के कारखाने मिले हैं, और जितनी भी वस्तुएं थी यहाँ पर उसमें 97% क्या मिला है, शुद्ध तांबा मिला है, शुद्ध तांबे की वस्तुएं। तो इस प्रकार से हमारी जो गणेश्वर सभ्यता है वो हो गई खत्म। अगर गणेश्वर सभ्यता का कार्यकाल की बात करें, देखो वैसे मैंने कार्यकाल की यहाँ चर्चा नहीं करी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर इसके कार्यकाल की चर्चा करें तो कार्बन 14 जो पद्धति है, C14 कार्बन 14 जो पद्धति है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2800 BC है, 2800 ईसा पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये आपको अगर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं अगली सभ्यता। नेक्स्ट आप हेडिंग लगा सकते हैं
बालाथल सभ्यता, 5 नंबर बालाथल सभ्यता। अब जितनी भी सभ्यताएं आगे आएंगी उनमें से मुख्य रूप से आपको विशेष रूप से तो ये ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर सभ्यता किस जिले में स्थित है, ठीक है। और अगर कुछ सभ्यताओं की खोज आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें क्या ही पता होना चाहिए, उनके जिले पता होना चाहिए। तो बताइए बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हम बताएंगे उदयपुर जिले में। किस जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथल सभ्यता की खोज अगर आप याद करना चाहें तो बालाथल सभ्यता की जो खोज है वो 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, ठीक है। आपको तो बालाथल सभ्यता यही पता होना चाहिए कि कहाँ है, उदयपुर जिले में स्थित है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, यहाँ पर सूती वस्त्रों का एक टुकड़ा मिला है ना, और 11 कमरों का घर मिला है। वैसे मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले सूती वस्त्र के जो प्रमाण है वो कहाँ मिले हैं, बैराट सभ्यता में मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर बैराट सभ्यता में क्या मिली है, मुद्राएं मिली थी। कितनी मुद्रा मिली थी, कुल मिलाकर 36 मुद्राएं मिली थी, ठीक है। तो बालाथल सभ्यता। इसके बाद में हम बात करेंगे 6 नंबर पे गिलूंड सभ्यता, गिलूंड सभ्यता। बताइए गिलूंड सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो गिलूंड पड़ता है राजसमंद में, राजसमंद में। यहाँ पर जो ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर सुमेलित करने से संबंधित पूछे जाते हैं, यानी कि एक तरफ तो क्या दे देगा, सभ्यता दे देगा, और दूसरी तरफ क्या दे देगा, जिले दे देगा, और वो आपसे सुमेलित करवाएगा। बताइए कौन सा योग में सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपको इनमें पर्टिकुलर क्या ही पता होना चाहिए, सभ्यता और उनके जिले पता होना चाहिए। अगर हम गिलूंड सभ्यता की खोज की बात करें, गिलूंड सभ्यता की खोज, तो बताइए गिलूंड सभ्यता की खोज किसने करी थी, गिलूंड सभ्यता की खोज 1957 में की गई थी, और उस व्यक्ति का नाम था बीबी लाल। बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। ये बीबी लाल कहाँ पे भी था, ये जब हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसके उत्खनन में भी था, ठीक है। इसी के द्वारा गिलूंड सभ्यता की क्या कर दी गई थी, मतलब खोज की गई थी। यहाँ पर लाल काले मृदभांड भी मिले हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ये जो गिलूंड सभ्यता है ये आहड़ संस्कृति का ही विस्तार माना जाता है, यानी कि आहड़ सभ्यता का विस्तार माना जाता है। बालाथल सभ्यता है वो भी आहड़ सभ्यता का विस्तार माना जाता है। और इसके अलावा हम बात करें एक सभ्यता और पड़ती है ओझियाना सभ्यता, ओझियाना, ओझियाना, ओझियाना सभ्यता कहाँ पर पड़ती है, ये ओझियाना सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में। कहाँ पर पड़ती है, भीलवाड़ा में। ये भी किसका विस्तार माना जाता है, ये भी मुख्य रूप से आहड़ सभ्यता का विस्तार माना जाता है। यहाँ से सफ़ेद बैल की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली है। ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी वो लगभग 2000 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, B.R. मीना के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, आहड़ संस्कृति का विस्तार है। गिलूंड सभ्यता कहाँ है, राजसमंद में है, ये भी आहड़ सभ्यता का विस्तार है। और ओझियाना सभ्यता है ये भीलवाड़ा में है, ये भी किसका विस्तार है, आहड़ सभ्यता का ही विस्तार है। अगर इनकी थोड़ी सी हम मैप में लोकेशन देखें तो थोड़ा सा देख भी सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, राजस्थान है, ठीक, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता बताइए कहाँ है, उदयपुर में। ये मान लीजिए आहड़ है, आहड़ सभ्यता उदयपुर, ठीक है।
यहीं पर एक सभ्यता पड़ती है गिलूंड सभ्यता। तिलक की आकृति में, कौन बताया था मैंने आपको, राजसमंद। राजसमंद में कौन पड़ती है, ये पड़ती है हमारी गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता। और यहीं पर पड़ता है ओजियाना। ओजियाना कहाँ पड़ता है, आयताकार जिले में। आयताकार जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। यहाँ पर पड़ती है हमारी ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता। तो मुख्य रूप से ये जो सभ्यता है ना, ये आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। ये जो विस्तार आपको दिख रहा है, ये आहड़ सभ्यता का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो बालाथल तो कहाँ है, बालाथल यहीं पे है, ये बालाथल है। बालाथल भी कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है बालाथल। तो बालाथल सभ्यता कहें, गिलूंड सभ्यता और ओजियाना सभ्यता, ये तीनों के तीनों किसका विस्तार है बताइए, आहड़ सभ्यता का विस्तार है। इस बात को ध्यान रखें। कितने नंबर हो गए थे, 7 नंबर। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें, 9वें, 10वें ऐसे नंबर लगा सकते हैं, या हम पर्टिकुलर जिले वाइज पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें इनमें क्या ही याद करना है, केवल जिला ही याद करना है। तो पर्टिकुलर हम जिले को पकड़ लेते हैं यहाँ पर कोई भी। जैसे सबसे पहले हम ऊपर से लेते हैं हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, क्योंकि इनमें हमें केवल जिले याद करने कि कौन सी सभ्यता किस जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ में सबसे पहले तो हमने बताओ कौन सी पड़ी थी, कालीबंगा सभ्यता पड़ी थी। कालीबंगा सभ्यता पड़ी थी। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में ही एक सभ्यता पीलीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता। और हनुमानगढ़ में एक सभ्यता है कौन सी, रंगमहल सभ्यता। जब मैंने आपको घग्गर नदी पढ़ाई थी तो बताया था कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सब किसके किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। रंगमहल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो रंगमहल की लोकेशन बताइए, अभी बताया हमने हनुमानगढ़ किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है रंगमहल। ठीक है, रंगमहल का जो उत्खनन है वो हन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था। इसका जो उत्खनन है, उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, हन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था, हन्ना रेड्डी द्वारा। देखो ये चीज़ें याद रह जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो यही पता होना चाहिए रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और क्या क्या मिला है यहाँ पर, रंगमहल में गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु शिष्य की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रंगमहल से मिले हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम हनुमानगढ़ के बाद में बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर जिले में कौन कौन सी हैं, बीकानेर जिले में एक तो है सोंथी, सोंथी, सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता किस जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में। इसके अलावा यहाँ पर है पूगल सभ्यता, और बीकानेर में कौन सी सभ्यता है, सामणिया, सामणिया, सामणिया सभ्यता, पूगल सभ्यता और सोंथी सभ्यता। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से सोंथी सभ्यता। आपसे पूछा जा सकता है कि सोंथी सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो हम बताएंगे बीकानेर जिले से। सोंथी सभ्यता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज 1953 में की गई थी, 1953 में। और किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अब बताइए अमलानंद घोष ने किसकी भी खोज करी थी, बताइए, कालीबंगा की भी खोज करी थी ना, इसलिए सोंथी सभ्यता को क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, कालीबंगा फर्स्ट।
कहा जाता है। ठीक है, आप नोट्स बना रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधा नोट लगा के नीचे लिख सकते हैं कि सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर के बाद में हम बात करते हैं अब झुंझुनू की। झुंझुनू, अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। झुंझुनू में सबसे इम्पोर्टेंट है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता, आज की क्लास में हम सभी सभ्यताओं को खत्म कर देंगे। सुनारी सभ्यता का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू से है। सुनारी सभ्यता के बारे में हम बात करें तो सुनारी सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। लोहयुगीन सभ्यता, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या मिला है? लोहे का कटोरा मिला है। लोहे का कटोरा मिला है और यहाँ पर आहत मुद्रे यानी कि कुछ पंचमार्क के सिक्के भी मिले हैं लोहे के। कहाँ से मिले? सुनारी से मिले, झुंझुनू से। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें सिक्कर की, तो सिक्कर में पर्टिकुलर एक सभ्यता तो हम पढ़ ही चुके हैं। बताइए कौन सी? एक सभ्यता तो हम पढ़ चुके हैं, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सिक्कर में है। और इसके अलावा यहाँ पर एक सभ्यता और है, गुरारा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता भी मुख्य रूप से कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यता है। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए सिक्कर हो गया। अलवर, अलवर में भी कोई सभ्यता है क्या? अलवर, अलवर में पड़ती है अपनी डडीकर सभ्यता। डडीकर सभ्यता, ठीक है, डडीकर सभ्यता किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। इसके अलावा भरतपुर में बात करें तो भरतपुर में कौन सी सभ्यता? एक तो है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता। नौवे सभ्यता के बारे में तो आप जानते होंगे, कैसी सभ्यता है ये? लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यता है क्योंकि यहाँ से क्या मिला था? एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी। ठीक है, और एक सभ्यता है दर सभ्यता। दर सभ्यता, दर सभ्यता कहाँ, किस जिले की है? भरतपुर की है। ये एक पाषाणकालीन है। पाषाणकालीन सभ्यता है। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये जो फैक्ट है ये केवल हमें याद करने, सीधे सीधे फैक्ट है। यहाँ से सीधा सभ्यता और उनके जिले का सम्मिलित करना पूछा जाता है, जो कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको डडीकर वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डडीकर कहाँ है? अपने अलवर में है। और भरतपुर में नोह और दर सभ्यता है। इसके अलावा हम बात करें टोंक में, तो टोंक में एक सभ्यता पड़ती है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता, ठीक है। ये रेड सभ्यता कई बार पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो रेड सभ्यता है ढील नदी के किनारे। इस रेड सभ्यता की जो खोज की गई थी, रेड सभ्यता की जो खोज की गई थी, एक मिनट, रेड सभ्यता की खोज की गई थी, वो की गई थी केदारनाथपुरी के द्वारा। इस केदारनाथपुरी के द्वारा ही इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन, तो मैं खोज एवं उत्खनन दोनों लिख देता हूँ। किसके द्वारा किया गया था? केदारनाथपुरी पुरी द्वारा। ठीक है, ये रेड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ढील नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये नदी आपको ध्यान रखनी है। रेड सभ्यता कहाँ है? टोंक जिले में स्थित है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ढील नदी के किनारे स्थित है। खोज और उत्खनन याद करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ पुरी के द्वारा इसकी खोज और इसका उत्खनन किया गया था। रेड को क्या भी कहा जाता है, इस रेड सभ्यता को क्या कहा जाता है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जयपुर में। देखिए जयपुर में एक सभ्यता तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता को हम पहले से ही सब पढ़ चुके हैं, बैराट सभ्यता। इस बैराट सभ्यता के अलावा जयपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, एक है जोधपुरा सभ्यता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुरा सभ्यता, इसको आप वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती है कि जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो कुछ लोग इसको जोधपुरा देख के जोधपुर कर ही आते हैं, लेकिन ध्यान रखना जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर जयपुर में बात करें तो एक चौथवाड़िया सभ्यता मिलती है, चौथवाड़िया सभ्यता। इसके अलावा जयपुर में मिलती है नंदलालपुरा सभ्यता, नंदलालपुरा सभ्यता। इसके अलावा मिलती है यहाँ पर किराडोत सभ्यता, किराडोत सभ्यता। हो सकता है इन सभ्यताओं के नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये कहाँ पर है, जयपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर जिले में स्थित है। और बैराट सभ्यता को तो हमने इंपॉर्टेंटली सबसे पहले देख ही लिया था और डिटेल से भी चर्चा कर ली थी। जयपुर के बाद हम बात करते हैं बूंदी की सभ्यता। बूंदी जिले में एक सभ्यता है जिसका नाम है गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता। ये गरदड़ा सभ्यता बहुत बार पूछी गई है। गरदड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गरदड़ा जो सभ्यता है यहाँ से हमें बर्ड राइडिंग, बर्ड राइडिंग, बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं, रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। देखिए एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गरदड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हम बताएंगे बूंदी जिले में स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, तो हम बताएंगे गरदड़ा सभ्यता से। इसके अलावा हड़ौती में पहुंच गए तो कोटा की भी बात कर लेते हैं। कोटा जिले में मुख्य रूप से दो सभ्यताएं मिलती हैं। एक तो मिलती है तिपटिया सभ्यता, तिपटिया सभ्यता, और दूसरी मिलती है यहाँ पर आलणिया सभ्यता, आलणिया सभ्यता। ठीक है, इस आलणिया सभ्यता का जो उत्खनन है वो जगत नारायण के द्वारा किया गया था। वैसे आपको स्पेशली यही ध्यान रखना है कि तिपटिया सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो बताएंगे कोटा जिले में। इसके अलावा हड़ौती के कौन से जिले, झालावाड़, झालावाड़ जिले में बात करें तो झालावाड़ जिले में एक सभ्यता है कोटड़ा सभ्यता। ध्यान रखिए कोटड़ा सभ्यता कोटा में नहीं है, कहाँ है, झालावाड़ में है कोटड़ा सभ्यता। ठीक है, कोटड़ा सभ्यता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो उत्खनन है वो एक संस्था के द्वारा किया गया था, उसका नाम था दीपक शोध संस्था। यानी कि कोटड़ा सभ्यता का उत्खनन, ये ध्यान रखना आपको, उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था, दीपक शोध संस्था, शोध संस्था के द्वारा कराया गया था, संस्था द्वारा कराया गया। तो आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है
कि दीपक शोध संस्थान किस जिले में स्थित है, तो हम बताएंगे झालावाड़ जिले में। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र, हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है, कि एकमात्र सभ्यता है जिसका उत्खनन किसी संस्था द्वारा कराया गया। यानी कि इससे पहले किसी भी सभ्यता का जो उत्खनन है वो पर्टिकुलर किसी संस्था के द्वारा नहीं कराया गया, जबकि कोटड़ा सभ्यता जो है इसका उत्खनन एक संस्था के द्वारा कराया गया। कौन सी संस्था के द्वारा? दीपक शोध संस्थान के द्वारा। और दीपक शोध संस्थान किस जिले में स्थित है बताइए? ये एक झालावाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में है। और कोटड़ा सभ्यता भी किस जिले में है? झालावाड़ जिले में ही स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको चित्तौड़गढ़ में भी एक सभ्यता ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में भी एक सभ्यता याद रखनी है। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। नगरी कहाँ पर पड़ती है? चित्तौड़ में। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? मध्यमिका कहते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी, नगरी सभ्यता की जो खोज की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी। D.R. भंडारकर के द्वारा की गई थी 1904 में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। माध्यमिका के बारे में आप जानते हैं, जब आप जनपद पढ़ते हैं तो सीवी जनपद की क्या रही है? ये राजधानी रही है। सीवी जनपद की राजधानी कौन थी? मध्यमिका थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा बाड़मेर। बाड़मेर में एक सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता, देखो ये तो ऐसे शब्द हैं, ये हम इनसे शब्द से ही पहचान सकते हैं कि तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो तिलवाड़ा सभ्यता भी कहाँ मिलेगी? तिलवाड़ा बाड़मेर में मिलेगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे, तो सिंपल सी बात है कि ये जो तिलवाड़ा सभ्यता ये किस नदी के किनारे मिलेगी? लूनी नदी के किनारे मिलेगी। लूनी नदी के किनारे ही मिलेगी। आगे अब हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर मुख्य रूप से ओड़ा सभ्यता, कुंडा सभ्यता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागौर में भी एक सभ्यता है डीडवाना, तो याद करना चाहे तो कर सकते हैं। नागौर में कौन सी सभ्यता? डीडवाना सभ्यता। डीडवाना सभ्यता। अब चूंकि डीडवाना का नाम आते साथ क्या ही आता है? नागौर ही आता है, तो हम इससे याद कर सकते हैं आराम से। ये एक पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभ्यताओं का जो टॉपिक है वो हमारा आज खत्म होता है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, ये लो प्रश्न लास्ट में एक प्रश्न पूछ लेता हूं। बताइए रोमन एम्पोरा विशेषता वाले मृदभांड पाए जाते हैं। ये प्रश्न है, मान लीजिए कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं आपको। नोह सभ्यता में, नोह पर कहाँ पड़ती है बताइए? भरतपुर में पड़ती है, तो नोह यानी कि भरतपुर में। बी ऑप्शन भीनमाल में।
भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालोर में, महाकवि माघ की जन्मस्थली। इसके अलावा नलियासर, नलियासर कहाँ पड़ता है? जयपुर में, या उपरोक्त सभी? या उपरोक्त सभी? देखिए प्रश्न को वापस पढ़िए। रोमन एम्पोरा विशेषता वाले मृदभांड, रोमन एम्पोरा विशेषता वाले, इसका मतलब रोमन एम्पोरा का मतलब होता है चमकीले मृदभांड, चमकीले मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। इस विशेषता वाले मृदभांड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भीनमाल जालोर। क्या आंसर होगा? भीनमाल जालोर। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। धन्यवाद। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, किसी प्रकार की कोई क्वायरीज हो आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट जब भी संडे आएगा तो संडे का जो Q&A सेशन होगा उसमें जितने भी कमेंट्स हैं उन सब के जवाब दे दी जाएंगे। थैंक यू सो मच।